राइज सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम आरएएस प्रीलिम्स की सीरीज का 4th लेक्चर का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है प्रतिहार वंश। आरएएस प्रीलिम्स के लिहाज से मिडीवल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडिया का ये एक बेहद ज़रूरी चैप्टर है। आज के सेशन में हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस वंश की उत्पत्ति कैसी हुई और उससे जुड़ी अलग अलग थ्योरीज क्या हैं। इसके बाद हम मंडोर ब्रांच के शुरुआती शासकों के बारे में जानेंगे। फिर हम इंपीरियल प्रतिहारास के उदय, उनके पीक और आखिर में उनके पतन की पूरी कहानी को डिटेल में देखेंगे। और अंत में हम उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और कल्चरल अचीवमेंट्स का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है वंश की उत्पत्ति और उसके सिद्धांत। देखिए, किसी भी डायनेस्टी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि वे कौन थे, उनका ये नाम कैसे पड़ा और उनकी ओरिजिन को लेकर हिस्टोरियंस क्या कहते हैं। इस सेक्शन में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे कि प्रतिहार शब्द का असल में मतलब क्या है, वे आए कहाँ से और उनकी उत्पत्ति को लेकर कौन कौन सी मेन थियोरीज हैं। तो सबसे पहले इसी शब्द को समझते हैं। प्रतिहार, इसका लिटरल मीनिंग होता है द्वारपाल या गार्डियन। अब ये राजवंश अपना कनेक्शन जोड़ता है रामायण के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण से। ऐसा माना जाता है कि जैसे लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई राम के लिए एक द्वारपाल का काम किया था, वैसे ही उनके वंशजों ने देश की पश्चिमी सीमाओं की रक्षा की और इसीलिए वे प्रतिहार कहलाए। और देखिए, ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल क्लेम नहीं है। इस कनेक्शन को सपोर्ट करने के लिए हमें कई इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस यानी अभिलेखीय साक्ष्य भी मिलते हैं। तो कौन से हैं वो सबूत, चलिए देखते हैं। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति को देखिए। ये साफ साफ कहती है कि इस वंश के जो प्रोजेनिटर थे वो सौमित्र यानी लक्ष्मण थे। इसी तरह 837 एडी का जोधपुर से मिला बाउक का शिलालेख भी इसी बात को रिपीट करता है। लेकिन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है 959 एडी का राजौरगढ़ शिलालेख। यह अभिलेख पहली बार गुर्जर प्रतिहारान्वय शब्द का इस्तेमाल करता है। ये इस वंश को सीधे सीधे गुर्जर जनजाति से जोड़ता है। ये एक बहुत ज़रूरी लिंक है जो हमें उनके ज्योग्राफिकल और एथनिक ओरिजिन को समझने में मदद करता है। तो इन सभी सबूतों से एक बात तो साफ हो जाती है कि प्रतिहारों का जो ओरिजिनल होमलैंड था, उनकी पावर का जो इनिशियल सेंटर था, वो गुजरातरा नाम का इलाका था। ये रीजन आज के वेस्टर्न राजस्थान, स्पेशली जोधपुर और पाली के आसपास का एरिया था। और इस बात की पुष्टि एक फॉरेन सोर्स से भी होती है। जो फेमस चाइनीज ट्रैवलर थे ह्वेन सांग, वो जब 7th सेंचुरी में भारत आए तो उन्होंने कूचेलो नाम के एक राज्य का जिक्र किया। माना जाता है कि ये गुर्जर राष्ट्र का ही चाइनीज वर्जन है और उन्होंने इसकी कैपिटल बताई पीलोमुलो, जिसे आज के भीनमाल से आइडेंटिफाई किया जाता है, जो आगे चलकर प्रतिहारों का एक बड़ा सेंटर बना। अब इनकी उत्पत्ति को लेकर हिस्टोरियंस में अलग अलग मत हैं। बेसिकली 3 मेन थ्योरीज हमारे सामने आती हैं। पहली और सबसे फेमस थ्योरी है अग्निकुल सिद्धांत। इसका सोर्स है पृथ्वीराज रासो। इसके मुताबिक माउंट आबू पर ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया और उस अग्निकुंड से 4 क्षत्रिय क्लैंस का जन्म हुआ: प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। दूसरी थ्योरी इन्हें मानती है वैदिक क्षत्रिय या सूर्यवंशी। इसका प्रूफ हमें उनके खुद के अभिलेखों जैसे ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। महान विद्वान राजशेखर भी उन्हें रघुकुल तिलक कहते हैं, जो इसी बात को सपोर्ट करता है। और जो तीसरी थ्योरी है, जो खास तौर पर मंडोर ब्रांच से जुड़ी है, वो उन्हें ब्राह्मण वंशीय बताती है। जोधपुर शिलालेख कहता है कि इस वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण थे। ठीक है, तो उत्पत्ति की थ्योरीज को समझने के बाद अब हम बात करते हैं इस वंश की सबसे पुरानी ज्ञात शाखा की, मंडोर शाखा। जो ब्राह्मण उत्पत्ति वाली थ्योरी थी ना, वो हमें सीधा इसी शाखा तक लेकर आती है जिसकी स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। यहीं से प्रतिहार शक्ति एक रीजनल पावर के रूप में उभरनी शुरू हुई। आपकी स्क्रीन पर जो ये टाइमलाइन है, ये मंडोर शाखा के शुरुआती डेवलपमेंट को दिखाती है। लगभग 6ठी शताब्दी के अंत में हरिश्चंद्र ने इसकी नींव रखी। उनके बाद उनके बेटे रजिल ने इसे एक प्रॉपर किंगडम का रूप दिया। उनके उत्तराधिकारी नागभट्ट प्रथम ने कैपिटल को मंडोर से मेरता शिफ्ट किया, जो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव था। फिर लगभग 725 एडी में शिलुक ने मिलिट्री विक्ट्रीज के जरिए राज्य को एक्सपैंड किया और आखिर में लगभग 161 एडी में कक्कुक के समय से हमें घटियाला के इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जो इस वंश की हिस्ट्री पर काफी रोशनी डालते हैं। चलिए अब एक एक करके इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
तो कहानी शुरू होती है संस्थापक हरीशचंद्र से, जिन्हें अभिलेखों में रोहिल्लद्धी भी कहा गया है। वो वेदों और शास्त्रों के एक महान ज्ञाता थे। उनकी 2 पत्नियां थीं और यहीं से 2 अलग-अलग लीनियज शुरू हुईं। उनकी ब्राह्मण पत्नी से जो वंशज हुए वे ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए, और उनकी दूसरी पत्नी क्षत्रिय थीं जिनका नाम था भद्रा। रानी भद्रा के 4 बेटे हुए, भोगभट्ट, कक, रज्जिल और दद्द। इन चारों भाइयों ने मिलकर मांडव्यपुर यानी आज के मंडोर को जीता और वहां प्रतिहार सत्ता की नींव डाली। इनके वंशज क्षत्रिय प्रतिहार के रूप में जाने गए, जिन्होंने आगे चलकर राज किया। तो इन शुरुआती राजाओं ने राज्य को मजबूत करने के लिए क्या-क्या किया? सबसे पहले रज्जिल, उन्होंने मंडोर की सुरक्षा के लिए किले की दीवार बनवाई, उसे फोर्टिफाई किया। उनके पौत्र नागभट्ट ने कैपिटल को मंडोर से मेड़ता शिफ्ट किया, जो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। शिलुक एक बहुत पावरफुल वॉरियर साबित हुए। उन्होंने वल यानी जैसलमेर के भाटी शासक देवराज को हराया और अपने राज्य का विस्तार किया। और ककुक ने न केवल अपने इलाके में शांति कायम की, बल्कि घटियाला में एक मार्केट बनवाकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी प्रमोट किया और अपनी जीतों को सेलिब्रेट करने के लिए विक्ट्री पिलर्स भी बनवाए। तो मंडोर की कहानी का अंत कैसे हुआ? देखिए, समय के साथ मंडोर पर प्रतिहारों की इंदा शाखा का राज था, लेकिन 14वीं सदी के आखिर तक वे दिल्ली सल्तनत के तुर्की आक्रमणों के सामने काफी कमजोर हो चुके थे। इस पॉलिटिकल क्राइसिस में उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने का फैसला किया, मारवाड़ की उभरती हुई शक्ति राठौड़ों के साथ। साल 1395 एडी में इंदा प्रतिहारों ने अपनी बेटी की शादी राठौर शासक रावचूड़ा से कर दी और मंडोर का किला उन्हें दहेज में दे दिया। और इसी के साथ मंडोर पर से प्रतिहारों का सदियों पुराना शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया और ये राठौड़ों की नई कैपिटल बन गई। लेकिन मंडोर के हाथ से निकलने का मतलब ये नहीं था कि प्रतिहारों का इतिहास खत्म हो गया, बल्कि यहीं से उनके सबसे ग्लोरियस चैप्टर की शुरुआत होती है। अब हम प्रतिहार वंश के सबसे पावरफुल फेज में एंटर कर रहे हैं, साम्राज्यवादी प्रतिहार। ये वो शाखा थी जिसने जालोर से शुरुआत करके कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया और एक विशाल पैन इंडिया एम्पायर खड़ा किया, जो लगभग 200 सालों तक नॉर्थ इंडिया की डोमिनेंट पावर बना रहा। ये सेक्शन उनके राइज, पीक और डिक्लाइन की पूरी कहानी बताए। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये एक तरह से इंपीरियल प्रतिहारास की पूरी जर्नी की समरी है। कहानी शुरू होती है नागभट्ट प्रथम से, जिन्होंने इस इंपीरियल लाइन की नींव रखी और अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ा। फिर आते हैं वत्सराज, जिन्होंने कन्नौज के लिए उस दौर के सबसे बड़े पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को जीतकर उसे अपनी परमानेंट कैपिटल बनाया। फिर साम्राज्य का सुनहरा दौर आता है मिहिर भोज के समय, जब ये अपनी पावर के पीक पर थे। और आखिर में राज्यपाल, जिनके समय में महमूद गजनवी के आक्रमण के सामने भाग जाने की वजह से इस महान वंश का पतन तेजी से हो गया। चलिए अब एक-एक कर इन शासकों के बारे में जानते हैं। नागभट्ट प्रथम को ही इस साम्राज्यवादी शाखा का रियल फाउंडर माना जाता है। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट, और जिसके लिए इतिहास उन्हें याद रखता है, वो थी सिंध की तरफ से आ रहे अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोकना। ग्वालियर प्रशस्ति में उन्हें म्लेच्छों यानी अरबों की सेना का नाश करने वाले नारायण का अवतार बताया गया है। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग उन्हें एक सेवियर के रूप में देखते थे। उनकी लाइफ का एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है जब उन्होंने राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग के हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ में प्रतिहार यानी द्वारपाल का काम किया था। ये एक खास यज्ञ होता था जो गैर क्षत्रिय राजा अपनी क्षत्रिय स्टेटस को सोशल और रिलीजियस लेजिटिमेसी देने के लिए करवाते थे। उन्होंने जालौर को अपनी कैपिटल बनाकर अपने राज्य को कंसोलिडेट किया। वत्सराज के समय में शुरू होता है वो फेमस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसने नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स को अगले 100 साल तक डिफाइन किया। तो ये था क्या? ये बेसिकली कन्नौज पर कब्जे के लिए 3 सुपर पावर्स की लड़ाई थी। पूर्व में बंगाल के पाल, दक्षिण में दक्कन के राष्ट्रकूट और पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार। वत्सराज ने इस संघर्ष की शुरुआत करते हुए बंगाल के पाल राजा धर्मपाल को हराया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जीत को मजबूत कर पाते, दक्षिण से राष्ट्रकूट राजा ध्रुव धारावर्ष ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें हरा दिया। ये संघर्ष कई पीढ़ियों तक चलता रहा और इसने नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स की दिशा तय की। अब आते हैं नागभट्ट द्वितीय। इनके समय में प्रतिहार किंगडम ट्रूली एक एम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो गया। कैसे? उन्होंने कुछ बहुत डिसाइसिव स्टेप्स लिए। सबसे पहले उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध को हराया।
फिर एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव लेते हुए कन्नौज को प्रतिहार एम्पायर की परमानेंट कैपिटल बना दिया, जिससे उनकी पावर को एक पैन इंडिया आइडेंटिटी मिली। उन्होंने पूर्व की तरफ बढ़कर एक बार फिर बंगाल के धर्मपाल को मुंगेर की लड़ाई में हराया, और इन बड़ी जीतों के बाद ही उन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर जैसी ग्रैंड इंपीरियल उपाधि धारण की, जो उनकी सॉवरेन स्टेटस का ऐलान थी। और अब हम बात करते हैं उस राजा की जिसके समय में प्रतिहार एम्पायर अपने जेनिथ पर था, अपनी शक्ति के शिखर पर था। वो थे मिहिर भोज। उनकी पावर का सबसे बड़ा सबूत हमें एक फॉरेन सोर्स से मिलता है। 851 एडी में एक अरब ट्रैवलर सुलेमान भारत आए थे। उन्होंने लिखा है, उसके पास बड़ी सेनाएं और भारत में सबसे बेहतरीन घुड़सवार सेना है। वह अरबों इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी वो स्वीकार करता है कि अरब का राजा राजाओं में सबसे महान है। अब ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ना केवल भोज की मिलिट्री माइट, स्पेशली उनकी कैवलरी की ताकत को दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि उस समय अरब एक्सपेंशन के खिलाफ प्रतिहार एक मजबूत दीवार की तरह खड़े थे। मिहिर भोज के बाद भी साम्राज्य कुछ समय तक मजबूत बना रहा, महेंद्रपाल प्रथम और महीपाल के अंदर। ये आर्ट एंड लिटरेचर के बड़े पेट्रन थे और फेमस स्कॉलर राजशेखर इन्हीं के दरबार में थे। लेकिन यहीं से डिक्लाइन के साइंस भी दिखने लगते हैं। राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय का कन्नौज पर हमला एक बड़ा ब्लो था, पर जो फाइनल नेल इन द कॉफिन साबित हुआ वो था 1018 एडी में महमूद गजनवी का आक्रमण। उस समय के प्रतिहार राजा राजपाल गजनवी की सेना का सामना करने के बजाय बिना लड़े ही कन्नौज छोड़कर भाग जाए। उनकी इस कायरता ने दूसरे राजपूत राजाओं को बहुत गुस्सा दिलाया और चंदेल राजा विद्याधर ने उन्हें सजा देने के लिए उनकी हत्या करवा दी। इसके बाद कमजोर उत्तराधिकारियों के साथ इस महान वंश का अंत हो गया और कन्नौज पर गहड़ वालों का कब्जा हो गया। तो ये तो थी राजाओं और लड़ाइयों की कहानी, लेकिन इतना बड़ा एम्पायर चलता कैसे था? अब हम अपने अगले सेक्शन में समझेंगे प्रतिहारों का एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का एक क्लियर हायरार्की था, टॉप टू बॉटम। साम्राज्य को बड़ी बड़ी यूनिट्स में बांटा गया था। सबसे बड़ी यूनिट थी भुक्ति, जिसे आप आज का प्रोविंस समझ सकते हैं। हर भुक्ति को मंडलों में बांटा जाता था। मंडल के नीचे होते थे विषय, जो आज के जिले जैसे थे, और इनका हेड विषयपति कहलाता था। और सबसे नीचे गांवों के ग्रुप थे जिन्हें पाठक कहते थे। इसके अलावा हमें द्वादशक 12 गांव का समूह और चतुराशतिक 84 गांव का समूह जैसी लोकल यूनिट्स के भी सबूत मिलते हैं, जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम को दिखाते हैं। अब सेंट्रल लेवल पर कुछ की ऑफिशियल्स थे जो पूरा सिस्टम चलाते थे, जैसे सांधी विग्रहिक, ये वॉर एंड पीस मिनिस्टर थे जो फॉरेन अफेयर्स भी देखते थे। फिर अक्षपटालिक, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड थे, सारा इनकम एक्सपेंडिचर देखते थे। महाप्रतिहार पैलेस गार्ड के चीफ होते थे और राजा तक एक्सेस कंट्रोल करते थे। महादंडनायक एक सीनियर मिलिट्री और जुडिशियल ऑफिसर था, और कौप्तिक मंडपिका यानी कस्टम हाउस या मार्केट के चीफ ऑफिसर होते थे। प्रतिहार्य एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी पावर सिर्फ सेंटर में नहीं थी, लोकल लेवल पर भी थी। इसमें पंचकुल नाम की इंस्टीट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट थी। ये 5 या उससे ज़्यादा मेंबर्स की एक कमेटी होती थी जो टाउन्स और विलेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी। इनके कामों में लैंड ग्रांट्स को रजिस्टर करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना और लोकल डिस्प्यूट्स को सुलझाना शामिल था। दूसरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थी मंडपिका। ये एक तरह का कस्टम्स हाउस या मार्केट होता था, जिसे आप मॉडर्न म्यूनिसिपैलिटी का अर्ली फॉर्म मान सकते हैं, और इसे भी अक्सर एक पंचकुल कमेटी ही मैनेज करती थी। मिलिट्री की बात करें तो प्रतिहारों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी कैवलरी, उनकी घुड़सवार सेना, जिसकी तारीफ सुलेमान ने भी की है। आर्मी का जो कैरेक्टर था वो फ्यूडल था। इसका मतलब ये है कि राजा की अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी तो थी, लेकिन उसके अलावा जो बड़े बड़े सामंत थे वे भी जरूरत पड़ने पर, खासकर युद्ध के समय, अपनी सेना की टुकड़ियां राजा की मदद के लिए भेजते थे। इस सर्विस को ओलग या चाकरी कहा जाता था। इस फ्यूडल सिस्टम ने उन्हें एक बहुत बड़ी सेना बनाए रखने में मदद की, लेकिन आगे चलकर यही उनकी कमजोरी का कारण भी चलिए अब हम अपने लेक्चर के फाइनल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स और मिलिट्री के अलावा किसी भी डायनेस्टी का असेसमेंट उसकी कल्चरल अचीवमेंट से भी होता है। तो अब हम देखेंगे कि प्रतिहारों का कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या था, आर्ट और लिटरेचर में उन्होंने क्या अचीव किया।
लिटरेचर की बात हो और राजशेखर का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये प्रतिहार कोट के सबसे बड़े स्कॉलर थे, जो राजा महेंद्रपाल प्रथम और उनके बेटे महीपाल के कोर्ट पोएट और गुरु थे। उनकी रचनाएं उस दौर की इंटेलेक्चुअल रिचनेस को दिखाती हैं। उनकी फेमस वर्क्स में है कर्पूर मंजरी। ये एक ऐसा नाटक है जो पूरी तरह प्राकृत भाषा में लिखा गया। काव्यमीमांसा पोएटिक्स पर एक गाइड है। बाल रामायण और बाल भारत उनके बड़े बड़े संस्कृत नाटक हैं। बाल भारत में वे अपने पेट्रन महीपाल को आर्यावत का महाराजाधिराज कहते हैं, जो प्रतिहारों की इंपीरियल स्टेटस को दिखाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ संस्कृत लिटरेचर ही फ्लरिश हुआ। प्रतिहारों के समय में जैन लिटरेचर ने भी बहुत प्रोग्रेस की। ये उनके शासन में रिलीजियस टॉलरेंस को दिखाता है। इस दौर के बड़े जैन स्कॉलर्स में उद्योतन सूरी थे, जिन्होंने 778 एडी में वत्सराज के समय जालोर में कुवल्यमाला लिखी। ये उस समय की सोसाइटी पर एक वैल्यूएबल सोर्स है। हरिभद्र सूरी ने समराइत चकाहा लिखी और सिद्धर्षि सूरी ने उपमिति भव प्रपंच कथा लिखी, जो समाज में फैले अंधविश्वासों पर एक क्रिटिक है। ये सारी किताबें हमें उस पीरियड की सोशल लाइफ को समझने में मदद करती हैं। अब आते हैं आर्किटेक्चर पर। प्रतिहारों ने टेम्पल बिल्डिंग की एक बिल्कुल नई और डिस्टिंक्ट स्टाइल डेवलप की, जिसे हम गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू स्टाइल कहते हैं। ये स्टाइल 8th से 10th सेंचुरी के बीच अपने पीक पर थी और इसने नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में मंदिर बनाने की कला को एक नई डायरेक्शन दी। इस स्टाइल की पहचान इसके खूबसूरत और भव्य मंदिर हैं। तो इस स्टाइल की खासियत क्या थी? कुछ की फीचर्स हैं। पहला, पंचायतन स्टाइल, जिसमें एक मेन टेम्पल के चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर होते हैं। दूसरा, खूबसूरत नक्काशी वाले तोरण द्वार या गेटवेज। तीसरा, गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा और घुमावदार शिखर। और चौथा, एक बहुत ही यूनिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक जिसे ड्राई मेसनरी कहते हैं, जिसमें पत्थरों को बिना किसी मोटर के सिर्फ एक दूसरे पर फिट करके जोड़ा जाता था। ये उस समय के कारीगरों की स्किल को दिखाता है। तो ये मंदिर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? कुछ मेजर सेंटर्स थे, जैसे जोधपुर के पास ओसिया, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहते हैं। यहाँ का हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर और सचिया माता मंदिर इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। आभानेरी का हर्षत माता मंदिर अपने स्कल्पचर्स के लिए फेमस है। चित्तौड़गढ़ किले में कालिका माता मंदिर, जो ओरिजिनली एक सन टेम्पल था, वो भी इसी पीरियड का है। और उदयपुर के पास जगत का अंबिका माता मंदिर, जिसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। आखिर में एक बहुत ही सॉलिड हिस्टोरिकल एविडेंस देखते हैं, मिहिर भोज के सिक्के। देखिए, सिक्के हमें किसी राजा की उपाधि, उसके धर्म और इकोनॉमी के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। मिहिर भोज के जो सिक्के मिले हैं, वे सिल्वर और कॉपर अलॉय के हैं। सिक्के के एक तरफ यानी ऑब्वर्स साइड पर विष्णु के वराह अवतार का चित्र है और दूसरी तरफ यानी रिवर्स साइड पर श्रीमद आदि वराह लिखा है, जो मिहिर भोज की उपाधि थी। इससे साफ पता चलता है कि मिहिर भोज विष्णु के भक्त थे। तो चलिए, लेक्चर खत्म करने से पहले एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहला, प्रतिहारों की ओरिजिन को लेके अग्निकुल, सूर्यवंशी और ब्राह्मण, ये 3 थ्योरीज हैं। दूसरा, 2 मेन ब्रांच थी, मंडोर जिसके फाउंडर थे हरिश्चंद्र और इंपीरियल ब्रांच जिसके फाउंडर थे नागभट्ट प्रथम। तीसरा, सबसे पावरफुल राजा थे मिहिर भोज, जो अपनी आदिवाराह उपाधि और कैवलरी के लिए जाने जाते हैं। चौथा, उनकी कैपिटल मंडोर से मेड़ता, जालौर और आखिर में कन्नौज बनी। पांचवां, उनका की पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था कन्नौज के लिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। और छठा, उनका बड़ा कल्चरल कंट्रीब्यूशन था महामारू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और राजशेखर जैसे स्कॉलर्स को दिया गया संरक्षण। इस टॉपिक के डिटेल्ड नोट्स एस्पिरेंट्स नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या राइज सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू।